अस्सलाम वालेकुम क्लास लेक्चर में हमने मिटैग लेफ्लर्स थ्योरम पढ़ा था, जिसमें हम किसी भी फंक्शन को हम समेशन की फॉर्म में एक्सपेंड करते थे। ठीक है, समेशन की फॉर्म में, लेकिन फाइनाइट सम की फॉर्म में हम एक्सपेंड करते थे। अब यहाँ पे हम वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ेंगे। वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम में हम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, if f of z is entire function having zeros at a1 a2 up to so on an। ठीक है, फंक्शन को हमने इंटायर लेना है। इंटायर वो फंक्शन होता है जो पूरी की पूरी कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हो, यानी जो कहीं भी हमारे पास उसके जीरोस या सिंगुलरिटीज ना हो, तो हम कहते हैं फंक्शन इंटायर फंक्शन है। हैविंग जीरोस an a2 an, ठीक है, अप टू so on an, ये इसके जीरोस हैं। और एंड the zeros can be arranged as a1 mod is less than or equals to a2 mod which is less than or equals to a3 mod up to so on an। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास इसके an जीरोस हैं, ये सिंपल जीरोस हैं। ठीक है, और वो इस कंडीशन को, इस असेंडिंग चेन को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर f of z को, then f of z can be written in this expanded form। f of z को फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, f of 0 into e raised to power f dash of 0 divided by f of 0 into the product of, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है, into the product of this all values। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमारे पास है लेट f of z is entire function। f of z हमने entire function लेट किया है, having zeros at an, उसके जीरोस an है। ठीक है, a1 a2 up to so on an है। अगर ये हमारे पास जीरोस हैं तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जीरो की, कि हम जीरो, अगर z an इसका जीरो है तो हम फंक्शन f of z को लिख सकते हैं z माइनस an इंटू सम फंक्शन g ऑफ z। ठीक है, अगर ज़ीरो है तो लाजमी बात है उसमें को जब हम an को फंक्शन में पुट करेंगे f of z में, तो वो ज़ीरो आना चाहिए। और वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मैं z की जगह an पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यानी an अगर ज़ीरो है फंक्शन का तो z माइनस an उसका फैक्टर ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसके साथ g a n नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये कंडीशन भी होती है। ठीक है, ज़ीरो की डेफिनेशन हमारे पास, जो सिंपल ज़ीरो की डेफिनेशन है वो ये होती है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने दोनों तरफ लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लॉग लेंगे तो log ऑफ f of z हो जाएगा, और यहाँ पे हम लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लॉग लेंगे तो ये देखें, यहाँ पे हम लॉग लेंगे, और लॉग की हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब हम अलग अलग लगाएंगे लॉग तो वो आपस में प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो log ऑफ z माइनस an प्लस log ऑफ g ऑफ z आ जाएगा। अब हम इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, लॉगरिथम हमने ले लिया फर्स्ट स्टेप में, अब हम इसके डेरिवेटिव लेंगे। जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास वो है log ऑफ f ऑफ z। ठीक है, log ऑफ f ऑफ z है। log ऑफ f ऑफ z का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 1 ओवर f ऑफ z इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ z, यानी f डैश ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। प्लस log an, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर z माइनस an, और ये log g ऑफ z, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये अगेन वही होगा 1 ओवर g ऑफ z इंटू द डेरिवेटिव ऑफ g, यानी g डैश ऑफ z डिवाइडेड बाय g ऑफ z। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप यहाँ से देखें तो ये जब हमने डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया है f डैश ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z, ये फंक्शन हमारे पास आ गया है। और इसकी वैल्यू हमारे पास इस फंक्शन की है 1 ओवर z माइनस an प्लस g डैश ऑफ z डिवाइडेड बाय g ऑफ z। अब हमने क्या करना है, हमने इसके पोल्स फाइंड करने हैं इस फंक्शन के। ठीक है, ये जो इसको हमने कहा हुआ है कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसके हमने फाइंड करने हैं पोल्स फाइंड करने हैं। पोल्स के लिए हम क्या करते होते हैं, हम जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल पुट करते होते हैं, यानी z माइनस a इज इक्वल टू 0, एक पर हम पुट करेंगे z माइनस an इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये पुट करेंगे एक बार, और जब ये माइनस an दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी z इज इक्वल टू an। तो एक पोल तो हमारे पास आ गया है z इज इक्वल टू an। ठीक है, दूसरा हम ये डिनोमिनेटर में हमारे पास दूसरी वैल्यू जो आ रही है वो ये आ रही है g ऑफ z।
ठीक है। अब g ऑफ z को हमने देखना है कि क्या g ऑफ z हमारे पास 0 के इक्वल होगा, तो उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी। ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से जो ऊपर हमने फंक्शन लिया था, ठीक है, जो ऊपर हमने फंक्शन लिया है वो हमने क्या लिया है, f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस ए एन इंटू जी ऑफ z, और g कंडीशन है g ऑफ ए एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो a1 a2 a3 अप टू सो ऑन है उन पे तो ये फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ भी नहीं आएंगी, और इसके बाकी भी कोई 0 नहीं होगा। ठीक है, बाकी भी कोई 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो g ऑफ z का 0 है और हम g ऑफ z में पुट करने से 0 आ जाता है, तो फिर वो इस फंक्शन, क्योंकि g ऑफ z जब 0 होगा तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और हमारे पास यानी कि पूरा फंक्शन जो f ऑफ z है वो क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है तो वो भी 0 हो जाता। और f ऑफ z के तो हमने 0 सिर्फ यही लिए हैं, a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। इसका मतलब है कि जो g ऑफ z है उसके कोई भी ज़ीरोस नहीं होंगे। ठीक है, वो फंक्शन कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये दूसरी वाली कंडीशन जो है ये हमारे पास उससे हमारे पास कोई 0 या कोई पोल नहीं आएगा, तो सिर्फ एक ही पोल हमारे पास, एक ही फंक्शन से पोल्स हमारे पास आएंगे और वो होंगे z इज इक्वल टू an। ठीक है, तो ये हमारे पास पोल्स आ गए। अब हमने फाइंड करना है इसी फंक्शन के लिए हमने रेजिड्यूज फाइंड करने हैं। पोल्स तो हमारे पास आ गए हैं, रेजिड्यूज के लिए हम रेजिड्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास होता है लिमिट z अप्रोचेस टू an। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे z माइनस an इंटू f ऑफ z। ठीक है, तो ये ए एन जेड माइनस ए एन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी जेड माइनस ए एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो जेड माइनस ए एन और जेड माइनस एन आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 रह जाएगी वैल्यू। लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो 1 ही बचेगी, और यहाँ पे क्योंकि इस साइड में कैंसिल नहीं हो रही यहाँ पे, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे z की जगह हम जब ए एन पुट करेंगे तो ए एन माइनस ए एन ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 0 रेजिड्यू हो जाएगा, यानी रेजिड्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, तो पोल्स हमारे पास हैं ए एन और रेजिड्यू हमारे पास है 1। इसको हम मिटेक लेफ्लर्स थ्योरम में अब पुट करेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को, ये जो एफ डैश ऑफ जेड डिवाइड बाई जेड हमारे पास फंक्शन आया था, इसको अगर हमने मिटेक लेफ्लर्स थ्योरम में एक्सपेंड करना है तो उसके लिए हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए थी। एक तो हमें 0 पे उसकी वैल्यू चाहिए होती है, एक हमें पोल्स चाहिए होते हैं, एक हमें रेजिड्यूज चाहिए होते हैं। 0 पे वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वो सिंपल यही हो जाएगी, ऊपर भी 0 पुट करेंगे नीचे भी, तो हमारे पास हो जाएगी एफ डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 0। ठीक है, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी 1 ओवर z माइनस, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारे पास रेजिड्यू आता है। ठीक है, बी एन होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि रेजिड्यू की वैल्यू 1 है तो वो लिखने की इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 1 ओवर z माइनस, यहाँ पे पोल्स आते हैं, पोल्स यहाँ पे ए एन है, 1 ओवर z माइनस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। ठीक है, ये फार्मूला होता है मिटेक लेफ्लर्स थ्योरम का। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ये जो एक्सपेंड किया है इस फंक्शन को, इसको हमने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू z, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम z 0 टू z। जब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू z, तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्योंकि हमारे पास f ऑफ z का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो ये भी हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये f डैश ऑफ z 0 डिवाइड बाई f ऑफ 0, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ये बाहर चला जाएगा और 1 की इंटीग्रेशन होती है z। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा f डैश ऑफ 0 डिवाइड बाई f ऑफ 0 इंटू z। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो क्योंकि ऊपर ये भी हमारे पास z का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ भी नेचुरल ऑफ z माइनस ए एन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो ए एन है 1 ओवर ए एन, ये भी क्योंकि कांस्टेंट है, z नहीं है इसमें, वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये 1 और कांस्टेंट्स बाहर चले जाएंगे और सिर्फ 1 डी जेड रह जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास होती है z। ठीक है, तो इस तरह से हम तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी, log ऑफ एफ ऑफ z फ्रॉम 0 टू z, एफ डैश ऑफ 0 इंटू डिवाइड बाई एफ ऑफ 0 इंटू z, ये भी लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 टू z। ठीक है, और लिमिट पुट करके ना डायरेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे log ऑफ z माइनस ए एन, इस पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 ओवर ए एन इंटू जेड, इस पे भी लिमिट 0 से z तक अप्लाई करेंगे। ठीक है,
लिमिट अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी log ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस log ऑफ जीरो। वो माइनस log ऑफ जीरो हम दूसरी तरफ ले जाके यहाँ पे इन्होंने सॉरी log ऑफ एफ ऑफ जीरो वो दूसरी तरफ ले जाके प्लस कर दिया है, प्लस ये एफ डैश ऑफ जीरो डिवाइड बाई एफ ऑफ जीरो इंटू जेड इसी तरह नीचे आ जाएगा। ये समेशन जो है ये भी इसी तरह नीचे ले आएंगे। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो log ऑफ जेड माइनस ए एन माइनस log ऑफ और माइनस ए एन हो जाएगा, ठीक है। और log की प्रॉपर्टी कि अगर दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो उसको हम एक log लगा के डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और z डिवाइडेड बाय ए एन इसी तरह आ जाएगा। आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये log एफ ऑफ जीरो इसी तरह आ गया है। ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम अगर log की फॉर्म में हमने लिखना है तो log अगर हमने खुद से लगाना है तो हम एक्सपोनेंशियल भी खुद से लगाएंगे। तो इस फंक्शन को उन्होंने क्या किया, log लगा दिया और साथ में एक्सपोनेंशियल लगा के ये सारा फंक्शन इसी तरह एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। प्लस समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पे देखें अब हमने क्या करना है कि अगर हमने इस वैल्यू को यहाँ पे हमारे पास log है और यहाँ पे log नहीं है, यहाँ पे log लगाने के लिए खुद से हमने क्या करना होता है, हम log भी लगाएंगे और एक्सपोनेंशियल भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे इसको हम जो है वो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसी तरह नीचे ले आए हैं और यहाँ पे हमने इस वैल्यू पे हमने log और एक्सपोनेंशियल खुद से लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए सारी जो भी वैल्यूज हैं उन सब के साथ log आ गया है। ये दोनों वैल्यूज क्योंकि अब log है इनके साथ और प्लस हो रही है, अगर हम एक log लगाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसको हमने सिंपल क्या किया है, एक log लगा के मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यूज भी आपस में क्या हो रही हैं, ये सम है, इस पे समेशन अप्लाई हुआ है और अलग अलग log है सब पे। इसमें भी जब हम समेशन log को बाहर लेके आएंगे समेशन से तो ये समेशन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया है। अब ये सम प्रोडक्ट में चेंज हो गया है और ये log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ ऑफ जेड का फार्मूला हमारे पास ये वाला आ जाएगा और इसी फॉर्म में हमें फार्मूला चाहिए था, ठीक है। इस फार्मूले को हम कहते हैं कि ये वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम है, यानी किसी भी फंक्शन को, कम्प्लेक्स फंक्शन को हम इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखें कि आपको हमें इस फार्मूले में क्या क्या चाहिए, एक तो हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, एक हमें एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए और दूसरा हमें ये चाहिए ए एन की वैल्यूज। ए एन हमारे पास वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन में क्या है, जीरोज हैं। वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन में ए एन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो हमें ए एन की वैल्यूज चाहिए, जीरोज की वैल्यू चाहिए, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो इसमें हम देखेंगे हमने सिर्फ ये वैल्यूज फाइंड करके इस फार्मूले में पुट कर देनी है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास देखिए एक एग्जांपल है, साइन पाई जेड को हमने लिखना है पाई जेड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज, ठीक है। हमने साइन जेड को इस फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम है उसमें हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए होती है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए होती है और एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। और हमें दूसरा इसमें चाहिए होते हैं, जीरोस चाहिए होते हैं, जो कि जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था ए एन से। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हम एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर फाइंड करें, क्योंकि डायरेक्ट हम पुट करेंगे तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी, हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो साइन पाई जेड डिवाइडेड बाय पाई जेड। और ये हमें पता है कि ये हमारे पास फार्मूला आता है सैंडविच थ्योरम से, हमारे पास एक फार्मूला आता था कि ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एफ डैश यानी डेरिवेटिव लेना है जेड के रिस्पेक्ट से, फिर हमने उसकी भी जीरो पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है फंक्शन का और उसके बाद डेरिवेटिव लेने के बाद हमने z इज इक्वल टू जीरो को पुट कर दिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद जब हम फर्स्ट टाइम z इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो बाय जीरो फॉर्म पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप बेशक इसके साथ लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाएगी और जीरो बाय जीरो फॉर्म अगर बन जाए तो हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे और उसके बाद जब हम पुट करेंगे वैल्यूज तो हमारे पास
ये फॉर्म बन जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल में हम ऊपर अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं, नीचे अलग से डेरिवेटिव ले लेते होते हैं, ठीक है। फिर जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो, यानी एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमारे पास एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई है, जीरो आ गई। उसके अलावा हमें एक चीज चाहिए थी, हमें चाहिए थी जीरोस चाहिए थे। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जो फंक्शन है उसको हम इक्वल टू जीरो पुट कर देते होते हैं, ठीक है। यानी जो फंक्शन है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये जो नीचे पाई है डिवाइड में पाई जेड, वो दूसरी तरफ जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो के इक्वल हो जाएगा। और साइन सिर्फ हमारे पास वैल्यू जो रह जाएगी वो रह जाएगी साइन पाई जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और साइन पाई जेड की हमें पता है कि जीरो कब होगा, अगर पाई जेड इक्वल हो किसके, पाई जेड अगर हमारे पास इक्वल हो जाए इक्वल्स टू एन पाई के इक्वल हो जाए, एन इंटू पाई, और ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास पाई जेड की वैल्यू फिर से हो जाएगी एन, ठीक है। z इज इक्वल टू एन, यानी जीरो इसके आए हैं, z इज इक्वल टू एन और n इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सो ऑन। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। हमारे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आई थी वन, एफ डैश ऑफ जीरो की जीरो आई है और हमारे पास जो जीरोस आए हैं वो आए हैं n। इसको हमने अब पुट कर देना है वीयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम का ये जो फार्मूला है उसमें हम पुट कर देना है हमने, ठीक है। और जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और ये पाई जेड दूसरी तरफ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे जो हमने फार्मूला ड्राइव करना था साइन पाई जेड का वो हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट था उसमें हमने ये देखिए, हमें सेकेंड पार्ट कहा था कि डिड्यूस दैट पाई बाय टू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। हमने पाई बाय टू के इसके इक्वल प्रूफ करना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये फार्मूला आया है इसमें हम जहाँ जहाँ z है वहाँ पे हम z इज इक्वल z की जगह 1/2 पुट करेंगे। z की जगह जब हम 1/2 पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा साइन पाई बाय टू, नीचे पाई बाय टू हो जाएगा और पाई ये जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ये, इसको हमने इसकी जगह भी z की जगह हमने z स्क्वायर की जगह 1/2 पुट कर दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ हमारे पास पाई बाय 4 की वैल्यू आ गई है, सॉरी पाई बाय 2 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साइन 91 के इक्वल होता है और ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी पाई बाय 2 बाय पाई रह जाएगा। और फिर पाई बाय 2 फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहाँ पे जब रेसिप्रोकल लेंगे तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4n² डिवाइड बाय 4n² माइनस 1, 4n² को हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n और नीचे हमारे पास ये फार्मूला बना है a² माइनस b² का, 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें n की जगह 1 2 3 अप टू सो ऑन वैल्यूज पुट करते जानी है तो आपके पास ये पाई बाय 2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पाई बाय 2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब जो हमारे पास वेयरस्ट्रास फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने कर लेनी है। अगर कोई एग्जांपल में कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो आपने पूछ लेना है।